की शुरुआत की और सभी सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से डे बोर्डिंग स्कूल में बदलने की प्रक्रिया को शुरू किया। आपने देखा होगा कि हमने 130 स्कूलों को सीबीएसई में बदलने की प्रक्रिया शुरू की है। यह सिर्फ स्कूलों को बदलने की प्रक्रिया नहीं है, यह कहा कि हम टेम्परेरी तौर पर इंग्लिश के टीचर भी लगाएंगे और मैथ के टीचर भी लगाएंगे और यह सब सिलेक्शन जो होगी राज्य चयन आयोग से होगी। इसके अलावा टीजीटी मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स और जेवीटी के भी हम जल्दी से जल्दी पद निकालेंगे और जल्दी से जल्दी उनकी नियुक्तियां करेंगे। शिक्षा में बदलाव का माहौल हुआ। यह कोई हमसे मांगने नहीं आया, किसी ने मांग नहीं दी। कोई शिक्षक यूनियन आई हो कि ऐसा कर दीजिए, कोई गांव के लोग उठकर हमारे पास आए होंगे कि आप ऐसा कीजिए कि प्राइमरी कक्षा से पहली कक्षा से इंग्लिश स्टार्ट कर दीजिए। ये एक सोच थी जो उस व्यवस्था की जहां जनता को, आम लोगों को, आम परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। यही व्यवस्था परिवर्तन होता है जहां बिन मांगे उसमें सुधार की दिशा में आगे बढ़ा जाए। हेल्थ सेक्टर में क्या है, मैंने हेल्थ की भी प्रेजेंटेशन ली। हेल्थ सेक्टर में चाहे टांडा मेडिकल कॉलेज है, छोटे हॉस्पिटल की आप बात छोड़ दीजिए, उसकी मैं बातें अभी नहीं करना चाहूंगा। जब आपका टांडा मेडिकल कॉलेज है, आपका आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज है और आपके ये जो मेडिकल कॉलेज है जहां हमने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है, आप बड़ी खुशी से जाते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पहुंच गया। एमएलए से सिफारिश लगाते हो, मंत्री से सिफारिश लगाते हो, कहते हैं कि इस डॉक्टर साहब इनको चेक कर लीजिए। डॉक्टर साहब भी चेक करते हैं, यहां के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन वहां जो चेक करने वाली मशीनें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो 20-20 साल पुरानी थी। शिमला में अभी भी 19 साल पुरानी एमआरआई लगी हुई है, टांडा में भी 20-20 साल पुराने एक्सरे लगे हुए हैं। हमने कहा कि इन सारी व्यवस्था को बदलना होगा और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, 1 साल के अंदर टांडा भी और आपका जो पालमपुर हॉस्पिटल है, इसकी भी बुरी हाल है। पहले तो डॉक्टर नहीं होते थे, आज हमने डॉक्टरों की व्यवस्था की है। अगले 6 महीने में पूरे जगह पीएससी में डॉक्टर भी होंगे और हॉस्पिटलों में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे पालमपुर में, उसको भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी एम्स में मिलती है, एम्स में आप यहां से अपना इलाज रेफरल हो जाते हैं, कभी पीजीआई में धक्के खाते हैं, कभी टांडा से रेफर होकर पीजीआई चले जाते हैं। आप मेरी इस बात को ध्यान रखना कि 1 साल के बाद जो एम्स में टेक्नोलॉजी मेडिकल की है, वो हिमाचल के लोगों को मिलेगी, टांडा में भी मिलेगी और जोनल हॉस्पिटल में भी वो सुविधा आप लोगों को भी मिलेगी। ये किसी ने मांग नहीं की। टांडा में पीजी की क्लासेस ही नहीं थी, एसआरशिप की क्लासेस ही नहीं थी। आज हमने टांडा को भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या खाते हैं? जिस गेहूं को 2 रुपए किलो, आटे को आप डिपू से लेते हो, 3 रुपए किलो चावल को आप लेते हो, खाते क्या है आप? हॉस्पिटल खा तो लिया आपने, क्या उसमें कितने न्यूट्रिशन वैल्यू है, कितनी विटामिन है, उसका अभी तक कोई स्टेट की पॉलिसी ही नहीं है। पिछले कल ही मैंने कहा कि हमारे हरेक सोसाइटी में जो बिकने वाला अनाज है, जो पैदा होने वाला अनाज है, उसके लिए हम न्यूट्रिशन पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो पतले पतले छोटे छोटे स्टंटेड पैदा हो रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन की वैल्यू का पता हो। इस दृष्टिकोण से मैंने पिछले कल ही कांगड़ा में धर्मशाला के लिए 25 करोड़ रुपए की न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी की मशीन्स के और ऑफिस बनाने के लिए पैसे स्वीकृत किए हैं। शिमला में कंडा घाट में हमारी लैब है, उसमें भी अपग्रेडेशन है, 20 साल पुरानी। जो सैंपल टेस्ट हो रहे हैं चेकिंग के, वो बहुत पुराने, पता ही नहीं लग रहा कि क्या खा रहे हैं। उनके लिए भी हमने पैसे उपलब्ध करवाए। ऐसा क्यों सोचा? ऐसा इसलिए सोचा जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार
नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है, अरुणाचल और ये मेघालय वगैरह, हिमाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर कैंसर के पेशेंट बनते जा रहे हैं। ये सोचने की बात है। हम छोटी छोटी मांगों को मांगते हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूं, हमारे 10 लाख लोग, 75 लाख की आबादी में 10 लाख लोग बाहर इलाज करवाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं कि यहां कौन सी टेक्नोलॉजी है। हमने उस दिशा में सोचना शुरू किया। ये दूसरा केंद्र बिंदु था। कोई मांग नहीं कर रहा था, क्योंकि जो जनता की से उठकर और जो जनता के द्वारा आपने सरकार लाई है, वो आम लोगों की सरकार है, किसान लोगों की सरकार है। वो जो महसूस किया उन्होंने, उसको दूर करने की दृष्टि में आगे बढ़े। और ये पैसा कहां से आया? जो मुख्यमंत्री बन जाता है उसको पता होता कि पैसा कहां से लाना है। जयराम ठाकुर जी 5 साल मुख्यमंत्री थे। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी से, जो अभी हमें 3 साल में पैसा है उससे ज्यादा मिला। उस 50,000 करोड़ रुपए का जयराम ठाकुर जी ने क्या किया? 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें, 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें जो अभी खाली पड़ी है, खाली, उसमें कांगड़ा में भी है। 1,000 करोड़ रुपया अपने ठेकेदारों मित्रों को लुटा दिया। और यही नहीं, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5,000 बीघा जगह, 5,000 बीघा जगह बद्दी में, नालागढ़ में 5,000 बीघा की जो रजिस्ट्री हुई, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली। आपकी रजिस्ट्रेशन फीस महिलाओं की 6% है और पुरुषों की 8% है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कर दी। और 5,000 बीघा की जो लीज मनी लेनी चाहिए थी, जो पैसे हमसे लेने चाहिए थे, 5,000 बीघा का 1 करोड़ रुपया लिया, यानी 1 रुपया बीघा भी नहीं पड़ा। नाम दिया कस्टमाइज पैकेज। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े जमीन बेच दी गई। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, वो बोल रहे थे कि हम 118 को तोड़ रहे हैं। हम 118 में कोई भी परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। जो भी सोशल मीडिया में ये चीज चला रहा है वो गलत चला रहा है। हमने कहा हमारी सोसाइटीज बनी हुई है, एग्रीकल्चर की सोसाइटी है, जिसमें सबके पास अपनी एग्रीकल्चर की जगह है। 10 करनाल है, 15 करनाल है, 20 करनाल है। 7 एग्रीकल्चर जिनके पास जगह है, उनको 118 की परमिशन की जरूरत नहीं हुई। ये कहने लगे कि हिमाचल को बेच रहे। कौन बेच रहा है? जो 5,000 बीघा जगह के लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहा, 1 करोड़ रुपए में पूरी 5,000 बीघा आपकी संपदा को बेच दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 3,000 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी ने, जो आपके पैसे थे, वो लुटा दिए। हमने उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया और 3 साल में जो 3,000 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से लुटा दिया जाता था, उसको हमने रोका है। यही व्यवस्था परिवर्तन होता है। आज गांव के किसान के हाथ में हम योजनाओं को देना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा, चौधरी चंद्र कुमार जी मेरे साथ बैठे हुए थे। हमने विचार विमर्श किया। किसान परिवार से आते हैं, मैं भी किसान से, आप भी किसान से, कि गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे। क्या कभी कोई सोच सकता था कि जो हल्दी उगाएगा सरकार उससे 90 रुपए किलो कच्ची हल्दी खरीदेगी? क्या कोई सोच सकता था जो प्राकृतिक रूप से गेहूं उगाएगा सरकार उससे 60 रुपया किलो गेहूं खरीदेगी, मक्की 40 रुपए किलो खरीदेगी? ये सब व्यवस्थाएं हमने की।
कोई बच्चा अपनी मां बाप को छोड़कर पढ़ना चाहता है कि मैंने पढ़ाई करनी चाहती है, मां बाप चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई अच्छी हो, पढ़ने के लिए प्लस 2 के बाद बाहर चला जाता है, मां बाप छूट गए, रोज फीस की मांग करता है माता पिता से। हमने 1% की ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन उन बच्चों के लिए लाया है जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। 1% का लोन, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बी फार्मेसी करना चाहते हैं, ये सब योजनाएं हम आपके लिए लाए। और मैं ये भी कहना आपको चाहता हूं, हमारी सरकार जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हम ना तो जनता की संपदा को लूटने देंगे, ना ही लुटाएंगे। ये संपदा हम किन लोगों के बीच बांटते हैं, ये मैं बताना चाहता हूं। कोई बच्चा अगर अनाथ हो गया है, मां को खो चुका है, बाप को खो चुका है, हिमाचल प्रदेश ने देश में पहला ऐसा कानून बनाया जो अपनी माता को खो चुका बच्चा था, जो अपने पिता को खो चुका बच्चा था, उसके लिए कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। पैदा होने से लेकर अगर वो बच्चा अनाथ हो जाता है, 27 साल तक हिमाचल प्रदेश की सरकार उसका ख्याल रखेगी। उसे कानूनी अधिकार दिया गया, और 18 साल के बाद जब वो बच्चा कॉलेज जाएगा तो 4000 रुपया पर मंथ पॉकेट मनी मिलेगी। गर्मी के कपड़ों के लिए 10,000 रुपया मिलेगा, सर्दी के कपड़ों के लिए 10,000 रुपया मिलेगा, और जो त्योहार होते हैं, दीपावली, लोहड़ी, इसके लिए हर त्योहार में 500 रुपया फेस्टिवल अलाउंस भी मिलेगा। घूमने के लिए इन बच्चों को, जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों को घूमने के लिए, मंदिर दर्शन के लिए ले जाते हैं, हमारी सरकार ने 15 दिन तक उनको घूमने के लिए योजना लाई। वो बाई एयर जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे और 3 स्टार होटल में रहेंगे, क्योंकि 6000 ऐसे बच्चों को हमारी सरकार ये सुविधा दे रही है। जो विधवा बहनें थी, उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे थे, इंजीनियर बन रहे थे, कमाने वाला पति था, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, माता घर में है, बहन घर में रहती है, बच्चों की फीस का फिक्र लग जाता है। अगर डॉक्टर बनता है तो 1.5 लाख रुपया फीस होती है, 70,000 रुपया हॉस्टल होता है, वो किसके सहारे रहेगी? हमने ऐसी सभी विधवा बहनों को जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम थी, तकरीबन इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत उनकी पूरी फीस भी दे रहे हैं और हॉस्टल का खर्चा भी दे रहे हैं। दिव्यांग थे, दिव्यांग है, उनके लिए कोई कॉलेज नहीं है बना हुआ, स्कूल नहीं है बना हुआ, हमारी सरकार ने उनके लिए एक्सेलेंस स्कूल बनाने की घोषणा की, जिसका कि निर्माण अभी कंडा घाट में मैं उसकी शुरुआत करके आया हूं। बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम ज्वालामुखी के लुथान में 150 करोड़ रुपए की लागत से वृद्धा आश्रम बना रहे हैं। और ऐसा आश्रम नहीं है, बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा सुंदर आश्रम उसको हम बनाने जा रहे हैं, जो वृद्ध, जिसके सारे परिवार के लोग उसको छोड़कर चले गए, अकेला है, अपना जीवन यापन करना चाहता है, उसके लिए इस आश्रम की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। कांगड़ा में, पूरे जिला कांगड़ा में बताना चाहता हूं, हमारे यहां टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। 3,500 करोड़ की लागत से, 3,500 करोड़ की लागत से हम कांगड़ा एयरपोर्ट, गगन एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये धरातल पर हमने उतारा है। और जिन लोगों की जगह जा रही है उन लोगों को अच्छा कंपनसेशन दे रहे हैं। अभी एक जगह 80 करनाल जगह जानी है, 80 करनाल जगह का 100 करोड़ रुपया एक परिवार को मिलने जा रहा है, परिवार के जो सदस्य हैं।
अच्छा हम पैसा दे रहे हैं, और जिस दिन एयरपोर्ट की जगह एक्वायर हो जाएगी और एयरपोर्ट बनाएगा, आपके घर में आर्थिक समृद्धि आएगी। यानी कि आज घर में अगर 10, 20, 25, 30 हजार रुपया आ रहा है, अपने आप ये 3 गुना हो जाएगा, 60, 70, 80, 90 हजार रुपया आएगा। इतने पर्यटक इस सुंदर वैली में आएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको 20,000, 15,000 की नौकरी के लिए चंडीगढ़, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यहीं आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे, उपलब्ध होंगे। इसके अलावा 250 करोड़ रुपए की लागत से जो दुग्ध उत्पादक है, दूध पैदा करने वाले हैं, यही दूध बनेगा, यही पनीर बनेगा, यही घी बनेगा। 250 करोड़ रुपए की लागत से, जिसका कि 60% काम पूरा हो चुका है, 1 वर्ष के भीतर बनकर तैयार होगा। और जो दूध उत्पादक है, उससे हमारी सरकार 51 रुपए गाय का दूध और 61 रुपए भैंस का दूध अभी सरकारी क्षेत्र में खरीद रही है, और 2 रुपए किलो उसको भाड़े के रूप में भी हम दे रहे हैं। ये जनता के पैसे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांगड़ा में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है तपोवन में। जब ये साधन पैदा होंगे तब रोजगार मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के बहुत अवसर निकलने जा रहे हैं। 1000 पुलिसकर्मी अग्निवीर के बाद हमारे युवाओं का फौज से मोह भंग हो रहा है। बीजेपी ने तो 4 साल की अग्निवीर दिए, हम अगले पुलिस वालों के रूप में 58 साल की नौकरी भी देंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम भी देंगे। 3 आपदाओं को हमने सहन किया, 3 आपदाओं को। पहली प्राकृतिक आपदा प्रदेश में आई, मैं सूला में आया, 23-24 में आया। मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से 1,50,000 रुपया मिलता था। भारत सरकार 1,30,000 देती थी, 20,000 रुपया हम देते थे। हमने कहा जिसका सब कुछ लुट जाए, पूरा मकान ही ध्वस्त हो जाए, क्या वो 1.5 लाख में बन पाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? मैंने अधिकारियों की बैठक ली, अधिकारी बोलते नियम है, कानून है, हम नहीं बदल सकते। मैंने कहा हम जिन लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं, पूरे बह गए हैं, मैं उनके लिए नियम भी बदलूंगा और कानून भी बदलूंगा। और हमने नियम भी बदले, कानून भी बदले, और 7 लाख रुपया जिसका पूरी तरह घर नष्ट हो गया था उसके उपलब्ध करवाए, और जिसका थोड़ा सा मकान भी नष्ट हुआ उसको 5,000 में भी मिलते थे, हमने उसको 1 लाख रुपया किया। गाय की मृत्यु पर 55,000 रुपए दे रहे हैं हम। ये सब पैसा आपका है जो हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से बंद किया। फिर उसके बाद हमारे पास राजनीति की भी आपदा आई। जयराम ठाकुर जी कल यहां थे, नकली बीजेपी वालों के पास सब नकली लोग उनके साथ थे जो इधर से छोड़कर दूसरी जगह पार्टी के, कह रहे थे भविष्यवक्ता बन गए हैं, भविष्यवाणी करने लग पड़े हैं। और भविष्यवाणी भी अभी जो चुनाव 2 साल बाद है उसकी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी राज्यसभा के समय में की। ठीक है, आपने लोकतंत्र को खरीदा, विधायकों को खरीदा और राज्यसभा की सीट आप जीते। कल मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये ख्वाब छोड़ दे कि वो सत्ता में आएगी, क्योंकि वो 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है। एक गुट में जयराम जी के साथ लोग चल रहे हैं, दूसरे में अनुराग गुट है, तीसरे में बिंदल गुट है, चौथे में राजीव बिंदल गुट, नड्डा जी गुट है, 5वें में यह धवाड़ा, रवि जी, सारे गुट के लोग हैं। और नकली बीजेपी है। एक कुछ विधायक बिक गए या उससे सपोर्ट लेके बीजेपी के साथ चले जाए। यह भी पहली बार हुआ कि वो भूख हड़ताल पर अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए बैठे। इतना आत्मविश्वास कि हमारा इस्तीफा लो। विधानसभा में 2-3 दिन बैठे रहे,
स्पीकर महोदय ने समझाया, भाई तुम्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। कहा हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर दोबारा जीत जाएंगे। उन्हें हिमाचल की जनता का पता नहीं था कि वो जनता है जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, और जब लोकतंत्र बिकता है तो ये जनता चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। उन आजाद उम्मीदवारों ने और जयराम जी के आत्मविश्वास ने उनकी विधायकी से इस्तीफा भी दिलाया। अब वो कुछ सड़कों पे बैठे हैं। यही आत्मविश्वास उनको ये रहेगा। वो ये सोचते हैं कि जो हम फैसले कर रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है। मैं एक एक फैसला आम लोगों के परिवार के से संबंधित होकर करता हूं। और हमने अभी मनरेगा के ऊपर जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है। मनरेगा क्या है? मनरेगा हर एक पंचायत पर एक अधिकार दिया गया है कि आपकी पंचायत में कोई समस्या होगी, आप सड़क पक्का करना होगा, मनरेगा के माध्यम से सड़क पक्का करेंगे। अगर आपने डंगा लगाना घर का, मनरेगा के तहत हमने कितने डंगे लगाए, डंगा लगाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच ने यह अधिकार आपको दिया। और यह भी कहा कि जितनी मनरेगा के तहत दिहाड़ी होगी वो सारी केंद्र सरकार देगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम के नाम से क्यों ऐसी चिढ़ होती है। राम हमारे आराध्य है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, केंद्र सरकार ने तो आधे दिन की छुट्टी की थी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूरे दिन की छुट्टी की थी। लेकिन गरीब के अधिकार को डाका आपने डाला है। मनरेगा को खत्म किया जा रहा है। आपकी मांग के अनुसार पहले योजनाएं बनती थी, उससे मांग के अनुसार योजनाओं को हटा दिया गया है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद की ताकत को कमजोर किया जा रहा है। ये कमजोरी कौन लाया है? ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये बिल आया है, ये कमजोरी लाया है। और ये कहा कि मनरेगा में जो महिलाएं काम करेगी, पुरुष काम करेंगे, वो किसी ठेकेदार के अंडर स्कूल की बिल्डिंग बन रही होगी उसमें काम करेंगे। ये योजना रोजगार की नहीं है। ये आपकी योजना पर जो भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात किया है, ये सही वक्त है कि आपको उसका जवाब देना है। एक और हमने फैसला किया कि आईआरडीपी में कई धनवान लोग बैठे हैं, कई प्रभावित लोग बैठे हैं, और जो गरीब आदमी है उसको उस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हमने आईआरडीपी का सर्वे करवाया है। 27,000 ऐसे परिवार मिले जो पिछले 20 सालों से आईआरडीपी में थे, जिनके पास पक्का मकान तक नहीं था। हमने सबसे पहले प्रथम चरण में उनको आईआरडीपी में लिया। दूसरे चरण का सर्वे स्टार्ट हुआ। हमने कहा उन सभी विधवाओं को, उन सभी अनाथ बच्चों को आप आईआरडीपी में लीजिए, और जिनको गंभीर बीमारी है उनको आईआरडीपी में लीजिए। अब दूसरे चरण का सर्वे भी खत्म होगा, फिर तीसरे चरण का सर्वे चलेगा। जो वहां गांव के लोग बोलेंगे, पंचायत के लोग बोलेंगे कि ये आईआरडीपी में आना चाहिए, तो उनको आईआरडीपी में लेंगे। 5 चरणों के बाद हम आईआरडीपी परिवारों का चयन को घोषित करेंगे। अभी जो भी आईआरडीपी में है उन सबको वैसे ही राशन मिल रहा है, सिर्फ सर्वे चल रहा है, क्योंकि गरीब को उसके अधिकार से हम वंचित नहीं रखना चाहते। एक और बात बार बार वो कहते हैं कि हमने बिजली में सब्सिडी खत्म कर दी। आज भी गांव में लगने वाले घरेलू उपभोक्ता को, घरेलू मीटर को 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। अगर एक परिवार ने 1 मीटर लगाया तो 125, 2 ने लगाया तो 125, और इस तरह एक परिवार के 4 मीटर पर हम 600 यूनिट बिजली, 500 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, क्योंकि एक परिवार ने 4-4 मीटर लगाए। 4 से ऊपर मीटर में हम फ्री बिजली नहीं दे रहे। हमारी गारंटियों की बात करते हैं कि 1500
1500 रुपया कब देंगे? आपने तो प्रदेश की संपदा को लुटाया है। मोदी जी ने तो सबके अकाउंट में 15 प्रथम चरण में उनको हम 1500 रुपया देने की भी मैं घोषणा करता हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये संपदा आपकी है। जिस सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़कर गई हो, जिस सरकार पर सरकारी कर्मचारियों पर 10,000 करोड़ की लायबिलिटी छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई हो, और जिस सरकार को 50,000 करोड़ रुपया अभी 3 साल हुए हमारी सरकार को ज्यादा उनको मिला, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 11,000 करोड़ रुपया मिलता था, चाहे जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में उन्हें 5 साल तक 3200 करोड़ रुपया मिला। ये हर साल 3200 करोड़ रुपया मिलता था और 5 साल में 16,000 करोड़ रुपया मिला। और उसी सरकार में हमें 15 फाइनेंस कमीशन में इस साल सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया मिल रहा है। 11,000 करोड़ के बाद 3,000 करोड़ रुपए का गैप है। 3200 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन सेस का भी बंद हो गया। वो सरकार की गवर्नेंस को देखिए। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारे काम में ईमानदारी है, हम पारदर्शिता से जनता की सेवा कर रहे हैं। इन सब चीजों के लिए कोई हमसे मांगने नहीं आया था, और जब मांगने नहीं आया हो, आपके दुख को हम जानते हो, इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। संजय चौहान जी ने यहां एक्शन डिवीजन की बात की है बिजली बोर्ड के, मैं उसको भी देने की घोषणा करता हूं। इन्होंने भवारना को नगर पंचायत बनाने की बात की है, हम इसको नगर पंचायत बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। बाकी जो मांगे इन्होंने लिखी है, इतना लंबा कागज पढ़ूंगा तो वो भी मांगे मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे बड़ी मांग मैंने महिलाओं की आज सुना में संजय चौहान जी ने कहा कि 1500 की बात करती है महिलाएं, तो मैंने कहा कोई नहीं संजय चौहान जी, हम 1500 की महिलाओं की बात आपकी या घोषणा करने की बात करते हैं। और कांगड़ा में ये पहली विधानसभा क्षेत्र है जहां से महिलाओं को दूसरे चरण में 1500 रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ